हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आज जो है हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इस कंडीशन में हम क्या क्या देखते हैं। तो आइए बच्चों, अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं और पूरे स्ट्रोक को ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों, आपने कभी ना कभी स्ट्रोक पेशेंट को हॉस्पिटल में या कहीं भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें जो है आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशन दिखती होगी, ठीक है, जिसमें कि पेशेंट जो है वो अपनी सिम्टम्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। बहुत लोग इसे पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है बहुत सारे वर्क उसके बॉडी के पार्ट्स के काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, पर वो धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं बहुत सालों बाद। क्यों? इस वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो इसमें आपको अभी तक मैंने जो जो बताया है उसको आप शायद कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। तो देखिए, इट ऑकर व्हेन द ब्लड सप्लाइड द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डिस्टर्ब लीडिंग टू द ब्रेन डैमेज, ठीक है। ब्रेन डैमेज एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जो कि इसको इजिली डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रेन में ले जाने वाली वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई करती है उसमें डिफेक्ट आ जाए, उसमें खराबी आ जाए, तो वो क्या करेंगी? ब्रेन डैमेज करने का काम करेंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में उसको चलाने वाली मेन पाइपलाइन है, उनका सोर्स है पानी जो पूरे कंपनी में सप्लाई करती है, और उस पानी के सोर्स को ही बंद कर दिया जाए तो क्या कंपनी का काम किसी का चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से ब्रेन डैमेज की बात की गई है, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। फिर बात कर ले हम लोग रिस्क फैक्टर की। आखिर कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसको ये सबसे होने के चांसेस हो जाते हैं। एक होता है फिक्स रिस्क फैक्टर और होता है रिस्क फैक्टर। देखो, मैं मोटा मोटा कहता हूँ रिस्क फैक्टर, ठीक है। बात करें तो बच्चों इसमें रिस्क फैक्टर की, तो देखो इसमें जो है एज सबसे बड़ा कारण है। उम्र बढ़ने के साथ ही जो है वेसल्स कमजोर होते जाते हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो मेल पर्सन होते हैं उनमें सबसे अधिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल, ठीक है। फिर है कोई पेशेंट है, उसको प्रीवियसली कोई हार्ट अटैक आया हो, एमआई आया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या स्ट्रोक हुआ हो, ठीक है, हार्ट अटैक स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई हो, या पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है कोई उसको, या उसकी बीपी की प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, सिगरेट स्मोकर होगा हो, ठीक है, या उसमें एलडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। फिर डायबिटिक मिलेटस हो, ठीक है, या आर्टियल फाइब्रिलेशन हो जिसमें पी वे एब्सेंट हो, ठीक है। फिर सीकेडी हो, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, एक्सेसिव अल्कोहलिक इंटेक करता हो, या कोकेन ड्रग लेता हो, तो इनको जो है स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर स्ट्रोक की प्रॉब्लम देखी गई है, ठीक है। अब इसके दोस्तों हम पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर हम लोग पर ध्यान दे देते हैं कि आखिर पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, पैथोफिजियोलॉजी को हम लोग अभी हम समझाएंगे, उसको हम छोटे से एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी हम कर देंगे। पहले हम लोग इसको एक बड़े फॉर्म में देखते हैं, उसको फिर हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर ले तो सेरिब्रल इन्फेक्शन की। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब आप सीटी स्कैन या एमआरआई देखोगे तो यह वर्ड जरूर देखोगे, इन्फेक्शन। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो आप समझना इसको कि एक क्लॉटिंग हो गई है वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग का पाया जाना, मोटा मोटा यही है। तो जो सेरिब्रल इन्फेक्शन है, देयर इज ब्लॉक द ब्लड वेसल्स सप्लाइड द ब्रेन। जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली वेसल्स है उसमें क्या हो, ब्लॉकेज हो जाए। यूजुअली बिकॉज ऑफ द क्लॉट दिस ब्लॉकेज कैन ऑकर ड्यू टू द वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसको ब्लॉकेज के। हार्ट इशू, कोई हार्ट की डिजीज हो, उसमें क्लॉट कैन आल्सो फॉर्म द लार्ज आर्टरी एंड ब्रेक लूज, ठीक है। हार्ट में जो क्या है वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है। फिर क्या है, फिर दोस्तों ये हो सकता है कि इंट्राक्रेनियल
एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, मतलब कि बिल्डअप ऑफ ए फैटी डिपोजिशन इन द ब्रेन आर्टरी कैन, मतलब कि जो ब्रेन की आर्टरी है उसके अंदर जो है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, उसको आप कहते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो होती है इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। फिर है स्मॉल वेसल डिजीज, मतलब कि सम पीपुल ड्यू टू द जेनेटिक या अदर रीजन मे हैव द इशू द स्मॉल ब्लड वेसल इन द ब्रेन। जो ब्रेन की स्मॉल वेसल्स होती है उसमें दिक्कत आ जाए ड्यू टू द जेनेटिक रीजन या अदर कॉज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लैकुनर इन्फेक्शन, ठीक है। ये भी आप बहुत बार सुने होंगे वर्ड लैकुनर इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। फिर आर्टरी टियर, आर्टरी का फटना, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कि स्पॉन्टेनियस टेयरिंग ऑफ द आर्टरी इन द नेक कैन आल्सो कॉजेज द क्लॉट। जो यंग पर्सन होते हैं ना दोस्तों, सबसे अधिक उसी में ये देखने को मिलता है, जो नेक की आर्टरी होती है उसमें ब्रस्टिंग हो जाए, ठीक है, क्लॉट की। तो ये सब रीजन होते हैं, आर्टरी टियर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस टेयरिंग ऑफ द आर्टरी इन द नेक कैन आल्सो कॉजेज द क्लॉट लीडिंग टू इन्फेक्शन, ठीक है। स्पेशली यंग पीपुल में ये देखने को मिलता है। और इस आर्टरी में क्या है, सर्वाइकल आर्टरी डिसेक्शन है, ठीक है। तो आर्टरी टियर मोटा मोटा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज के लिए। फिर नेक्स्ट बात कर लें इसमें, तो है अदर कॉज। अब अदर कॉज की बात कर लें तो अदर कॉज में जो है आपके बीपी का लो हो जाना, वेसल इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसको हम लोग वेस्कुलाइटिस कहते हैं, तो इसी कारण भी जो है सेरिब्रल इन्फेक्शन होता है। अब आते हैं आपके इसमें व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सेरिब्रल इन्फेक्शन। तो जब इन्फेक्शन हो गया, किसी भी पाइप में ब्लॉकेज हो गया, तो उसमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी होनी है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम लोग देखें, जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी तो होनी है, तो देखिए हो गई, तो बैकअप वेसल, मतलब कि एक कोलेट्रल वेसल्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैकअप वेसल। ये जो होता है उस ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, और टिश्यू जिनको क्या नाम है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उसको जो है ये प्रोवाइड कराकर उनको अलाइव करने की कोशिश करता है, जीवित करने की कोशिश करता है। यदि नॉट इनफ बैकअप वेसल्स और ब्लॉकेज इज नॉट क्विकली क्लियर, ब्रेन टिश्यू स्टार्ट टू डाई। यदि ये भी काम करना बंद कर देता है तो वो टिश्यू जो है डाई करना बंद कर देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द सेल डेथ लीड टू द स्वेलिंग ऑफ द डाइंग टिश्यू विच कैन लीड टू द डेंजरस इफ द इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द स्कल। तो ये डेंजरस होता है और प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस सबसे अधिक स्कल में बढ़ जाते हैं। अब देखिए, रीओपनिंग वेसल्स, जो इसको रीओपनिंग द वेसल जनरली गुड बट इट कैन आल्सो कॉजेज द सेकेंडरी इशू लाइक द ब्लीडिंग इन द ब्रेन। जो इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए बैकअप वेसल्स भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर रहा, तो मान लीजिए इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा। यदि रीओपनिंग करते हैं तो सेकेंडरी जो है कॉज, मतलब कि ब्लीडिंग होने के, हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसमें देखने को मिलती हैं। यदि इसको हम लोग समराइज करें तो समराइज हम लोग आसान भाषा में कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर है, आपको एग्जाम में इतना बड़ा तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक जो एरो डायग्राम से देखते हैं। सेरिब्रल इन्फेक्शन में जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, क्या होगा कि ब्लॉकेज इन द ब्रेन आर्टरी, ठीक है, ब्रेन की जो आर्टरी इसमें ब्लॉकेज हो जाएंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं ब्लॉकेज के, हार्ट इशू, आर्टरी प्रॉब्लम, इंट्राक्रैनियल, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मॉल वेसल डिजीज, आर्टरी टियर और अदर, बीपी का लो, ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं। अब देखिए व्हाट हैपन ड्यूरिंग सेरिब्रल इन्फेक्शन, क्या होता है, O2 और न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बैकअप वेसल्स हेल्प, जो कोलेट्रल वेसल्स होते हैं, बैकअप वेसल ये हेल्प करते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, कि टिश्यू जो है उसकी सर्वाइव करे और फ्लो को रिड्यूस करे। पर यदि ये भी काम करना बंद कर देते हैं तो टिश्यू डेथ इफ इनएडिक्वेट बैकअप और अनक्लियर ब्लॉकेज, ठीक है। तो सेल डेथ, स्वेलिंग और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन स्कल, ठीक है, बढ़ जाता है। रीओपनिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो जनरलाइज गुड बट द सेकेंडरी इशू इसमें आ जाते हैं, दूसरे के कारण आ सकते हैं। तो यही जो है दोस्तों आपको लिखना है,
जो कि इसमें समराइज फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो ये था जो है सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन के लिए, जो कि जो थक्का बन जाता है उसके लिए। अब हम बात करेंगे इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज के लिए। इसके लिए क्या है, देखिए इसके लिए अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए दोस्तों, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज ये क्या होता है, तो देखिए इसमें जो होता है कि रैप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर कर जाते हैं, जिसके कारण वेरियस कॉज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटिक, एमेलोइड डिपोजिशन और जेनेटिक फैक्शन, ये सारे इसके रीजन हो सकते हैं जिसके कारण जो है ब्लड वेसल फट जाते हैं। ठीक है, ये रीजन हो सकते हैं। इससे लार्ज वेसल एबनॉर्मलिटी आ जाती है, लार्ज वेसल्स में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अब देखिए इससे क्या होगा, एट्रियोवेनस मेलफॉर्मेशन, केवर्नस मेलफॉर्मेशन, इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म, ये सारे रीजन हो सकते हैं, जिससे इंट्रासेल्युलर हेमरेज होगा। और इससे डायरेक्ट प्रेशर, ग्रोइंग हिमेटोमा, मास इफेक्ट फ्रॉम स्वेलिंग और इंफ्लेमेशन फ्रॉम द ब्लड वेसल, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ये जो है हेमरेज में होता है, जो कि वहां पर जो है ब्लड वेसल्स वहां की फट जाती हैं। तो हमने अभी तक क्या बताया इसमें कि रैप्चर हो जाएंगे, दिमाग की जो नसें होंगी फट जाएंगी, स्मॉल ब्लड वेसल्स फट जाएंगे। इसके वेरियस काज हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, एमेलोइड कोई प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है, या जेनेटिक फैक्टर कॉज है। लार्ज वेसल एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, जिससे कारण एट्रियोवेनस मेलफॉर्मेशन, केवर्नस मेलफॉर्मेशन, ये चीज देखने को मिलती है, जिसके कारण इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, और कॉजेज इफेक्ट क्या आएंगे, डायरेक्ट प्रेशर, ग्रोइंग हिमेटोमा हो जाएगा वहां पे, मास इफेक्ट फ्रॉम द स्वेलिंग, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द ब्लड प्रोडक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपका इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज में देखने को मिलता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर की एक्यूट स्ट्रोक और TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कोई बड़ी चीज नहीं होती, 24 आवर की होती है, रिकवरी फेज जो होता है 1 वीक का होता है, और उसमें जो है नॉर्मल दवाई चलती है, अपने आप ये रिकवर कर जाता है, इसका अननोन है कॉज। तो ये सारी चीजें जो है आपको TIA में देखने को मिलती है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने में। और एक्यूट स्ट्रोक, इसके क्लिनिकल फीचर की बात करने तो आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए मैंने एक सुविधाजनक एक कोड जो है लिया है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, और हर जगह ये यूज भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इस कोड का मतलब क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोड का क्या मतलब है, इसमें देखिए, इसमें है बी फास्ट। बी फास्ट मतलब कि बैलेंस, I फॉर आई, F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच और T फॉर टाइम। ठीक है, बी फॉर बैलेंस में क्या होगा, लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक या डिजीनेस। ठीक है, ये होता है पहली कंडीशन, मतलब कि बैलेंस का खो जाना। ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है, हेडेक सर दर्द करना, और डिजीनेस होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, हेडेक आना, चक्कर आना, बैलेंस का खो जाना, ये सारी चीजें जो हैं बी फॉर बैलेंस में होती है। आई का क्या मतलब है, ब्लरी विजन, साफ ना दिखना, धुंधला दिखना, ये भी इसके कारण होते हैं। फेस में वन साइड ऑफ द फेस ड्रॉपिंग, एक साइड की फेस का ड्रॉप हो जाना, आपने देखा होगा। ठीक है, लकवा मारे हुए पेशेंट को उनकी एक फेस जरूर ना जरूर डाउन होती है। ठीक है, फिर है आर्म या लेग को वीकनेस आ जाती है, उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर स्पीच जो होती है वो जो होती है बोलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, स्पीच जो बोलने में लड़खड़ाहट आती है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। टाइम में क्या है, तुरंत जाइए हॉस्पिटल, कॉल करिए, हॉस्पिटल मरीज को लेकर जाइए। फिर फीवर, नोजिया, ये सब भी देखने को उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये जो है इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि स्ट्रोक में आपको देखने को मिलता है। क्या बताया, बी फास्ट, बैलेंस, I फॉर आई मतलब ब्लर विजन, बी फॉर लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक, डिजीनेस, फेस पाथ मतलब वन साइड ऑफ द फेस ड्रॉपिंग, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच और T फॉर टाइम। इसको आपको आई होप आप याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जाएगा, स्टेक साइन और सिम्टम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ठीक है,
अब आते हैं इसके स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक। क्या आखिर इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे स्टॉक में, ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं। ये एग्जाम में आप बनाएंगे तो आपको जरूर अच्छे नंबर आपके मिलेंगे, आप गेन करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना क्लिनिकली डायग्नोसिस कर लेंगे। ठीक है, जो डॉक्टर के द्वारा डायग्नोसिस की जाएगी वो क्लिनिकली डायग्नोसिस कर जाएगी कि भैया ये स्ट्रोक ही है। ठीक है, उसके बाद उसका न्यूरो इमेजिंग करेंगे, मतलब सीटी स्कैन एमआरआई के द्वारा पता करेंगे भैया ये जो स्ट्रोक आया है कहीं ये जो है आपका इस्केमिक स्ट्रोक तो नहीं है, थक्का बनने वाला स्ट्रोक तो नहीं है, या कहीं ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक तो नहीं है, कहीं वेसली तो नहीं फट गया इसका। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है। ये दोनों ही हम लोग पता कर लेंगे। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, न्यूरो इमेजिंग कर लेंगे एमआरआई के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, और इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक पता कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस्केमिक स्ट्रोक में क्या देखेंगे, एलिजिबल फॉर अर्जेंट, ठीक है, रीपरफ्यूजन थेरेपी। ठीक है, हम अर्जेंट रीपरफ्यूजन थेरेपी करेंगे। यदि यस 20% और नो 80%। यदि यस करना है 20% चांसेस हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखिए क्या करते हैं, उसमें जो है इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस, वो जो क्लॉथ बनी इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, या मैकेनिकल थ्रोम्बोबैक्टोमी करते हैं जो मैकेनिकली तोड़ते हैं। तो ये दोनों ही रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर नहीं तो एस्प्रिन देते हैं और सेकेंडरी जो कोई क्लॉटिंग होने वाली होती है उसको घटा देते हैं, जिसके कारण एस्प्रिन भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। फिर है हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या करते हैं कि रिवर्स कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी, जो कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बीपी को 140 से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये सभी जो होती हैं एक साथ मिलती हैं और एक्यूट स्ट्रोक यूनिट केयर में इसको भेज देते हैं कि भैया इसको कंट्रोल करना है। और इनिशियली कॉज प्लेन टू सेकेंडरी प्रिवेंशन, इनिशियली जो है इसको रोकने की कोशिश करते हैं और सेकेंडरी प्रिवेंशन को भी रोकते हैं। ये जो होती है इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि दवा और कोई मैकेनिकल थेरेपी के द्वारा इसको रोका जाता है, थर्मोबैक्टोमी के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप जो है बना लीजिएगा, आपको एग्जाम में मदद करेगा आपको नंबर गेन करने में। ठीक है, अब इसमें देखिए रीपरफ्यूजन का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ वर्ड देख लेते हैं। ठीक है, रीपरफ्यूजन, थ्रोम्बोलाइसिस एंड थ्रोम्बोक्टोमी। देखो क्या है, स्ट्रोक के कुछ केस में हम ब्रेन डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए ब्लड फ्लो को क्विकली रिस्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बोक्टोमी करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, स्ट्रोक के कुछ केस में हम ब्रेन डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए ब्लड फ्लो को क्विकली रिस्टोर करने का काम करते हैं। इसके लिए थ्रोम्बोलिसिस करते हैं और थ्रोम्बोक्टोमी करते हैं। तो बच्चों बताया मैंने, थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बोक्टोमी करते हैं। इसमें जो एक ड्रग होती है इसका नाम है एल्टीप्लेज। ठीक है, एंटीप्लेज, जो है क्लॉथ को कम करने का काम करती है, ब्रेक करने का काम करती है। ठीक है, यह सिम्टम शुरू होने के 4.5 घंटे के भीतर दिया जाए तभी ये ड्रग जो है इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या बताया, थ्रोम्बोलाइसिस में क्या बताया, जो क्लॉट बन गई है उसको, मान लीजिए क्लॉट है, इसको हम लोग ब्रेक करने का काम करते हैं कि ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ड्रग का यूज करते हैं, उसका नाम है एल्टीप्लेज। एंटीप्लेज क्या करती है, इसको इस क्लॉथ को ब्रेक करने का काम करती है। इसको पर जो है हमें पता होना चाहिए कि 4.5 घंटे के अंदर ही जो है ये जो स्ट्रोक आया तो उसको 4.5 घंटे के अंदर दिया जाए तभी ये ड्रग इफेक्टिव रहती है। मैकेनिकल प्रोसीजर के थ्रू जो है हम लोग क्लॉट को रिमूव करने का काम करते हैं लार्ज ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको कहते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। ठीक है, फिर आइए सपोर्टिंग केयर के बारे में बात कर लें। तो देखिए सपोर्टिंग केयर क्या है, सपोर्टिंग केयर क्या है, रैपिड एडमिशन टू, ठीक है, रैपिड एडमिशन टू ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक यूनिट विथ ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम कैन रिड्यूस द डेथ एंड द डिसेबिलिटी। ठीक है, रिहेबिलिटेशन शुड स्टार्ट अर्ली, डिस्फेजिया, ठीक है, इज ए कॉमन आफ्टर ए स्ट्रोक। ठीक है, इसमें क्या है, तो ए बेडसाइड टेस्ट हेल्प विद द, सो ए बेडसाइड टेस्ट हेल्प टू द सेफ हाइड्रेशन, फीडिंग एंड मेडिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ,
डिस्पेजिया में क्या होता है कि स्वेलिंग, कोई भी खाना खाने में दिक्कत आती है, उसके लिए हम लोग बेड साइड टेस्ट का यूज करते हैं, जिसमें उसको लिक्विड सामान देते हैं, ये सब चीज खाने को देते हैं कि उसको जो है प्रॉब्लम को कम किया जा सके। रिहेबिलिटेशन शुड बी स्टार्ट ईयरली, मतलब कि वो अपनी जो हेल्दी लाइफ थी उसकी, उसमें वो वापस आ जाए, इसके लिए सपोर्ट केयर यूनिट का यूज किया जाता है, सपोर्ट केयर यूज किया जाता है। एंटीप्लेटलेट एजेंट की बात कर लें तो इसमें जो है क्लॉट ब्लस्टिंग ट्रीट, थ्रोम्बोलाइसिस का यूज हम लोग नहीं करते हैं कभी। एंटीप्लेटलेट में क्लॉट ब्लस्टिंग ट्रीट मतलब थ्रोम्बोलाइसिस का यूज नहीं करते हैं। इसमें जो है एस्पिरिन जो है उस पेशेंट को देते हैं, और 325 mg तक इंडिया में यही चलता है। ये तो मैंने यूके का लिखा हुआ हूं टूके बुक से, ठीक है, उसमें 300 mg लिखा हुआ था दोस्तों, इसको आप 325 mg कर देगा, ठीक है। और डेविडसन की बुक में आपको 300 mg देखने को मिल जाता है, ठीक है। एस्पिरिन जो है 300 mg उसको तक देते हैं, हाँ इंडिया में 325 mg होता है, ठीक है, 325 mg ये कर देगा आप, ठीक है। हेल्प लोअर द रिस्क ऑफ द हैविंग अनदर इस्केमिक स्ट्रोक एंड सून आफ्टर द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये काम करता है कि सेकेंड कोई और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक ना हो, ठीक है, उसको कम करने का काम करता है। तो हेल्प लोअरिंग द रिस्क ऑफ द हैविंग अनदर इस्केमिक स्ट्रोक और पेशेंट ट्रबल स्वेलिंग, ठीक है। ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि पेशेंट को निगलने में दिक्कत होती है, तो यदि पेशेंट को निगलने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसको आरटी ट्यूब, राइल्स ट्यूब लगा देते हैं, जिसके कारण जो है उसको लिक्विड आइटम आसानी से दिया जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और उसको बहुत लोग को मैंने हॉस्पिटल में देखा है कि कई बार लोग होते हैं ना, जब स्ट्रोक का पेशेंट आया होता है ना, स्ट्रोक का पेशेंट आया होता है, तो दोस्तों मेरी एक बात हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार हॉस्पिटल में था और मेरी ड्यूटी थी वार्ड में, ठीक है, मेल मेडिसिन वार्ड में। पेशेंट स्ट्रोक का था, तो उसको जो है उसके जो अटेंडर थे वो जो है उसको जो सुला के पानी पिलाने लगे, और बिना कंसल्टेंट टू द क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फिजिशियन, ठीक है, किसी से भी उन्होंने कोई कंसल्ट किया ना, नर्स से किया, हम लोग अपना बैठे थे और राउंड हो चुका था। जब वो पानी लेके और वो तुरंत पिलाने लगते हैं, तो वो पानी जो होता है उनके जो फेफड़े चला जाता है और तुरंत ऑन द स्पॉट पेशेंट डेथ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो वर्क करना बंद कर देती हैं। तो इसी कारण कभी पानी जो है लेट के या कोई लिक्विड आइटम नहीं देना चाहिए, वो तुरंत फंसेगा और तुरंत जो है रिस्पायरेटरी ब्लॉकेज होगा और पेशेंट ऑन द स्पॉट डेथ कर जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज जो है देखी गई, तो इस चीज में जो है बहुत ज्यादा है, तो कोशिश ये की जाती है कि पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो उसको राइल्स ट्यूब, आरटी ट्यूब लगा देते हैं हम लोग, चाहे सीपी लगा दे, क्लिनिकल फार्मेसी लगा दे, या डॉक्टर या फिजिशियन लगा दे, ठीक है। उसके बाद जो है उसको जो है उसके थ्रू जो है उसको दी जाती है। पेशेंट जो है ज्यादा एजुकेटेड इंडिया का नहीं है, ज्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं इस चीज को लेकर अवेयर, ठीक है। तो वहां ये सब चीजें कोशिश की जाती है। ये टीआईए का केस है दोस्तों, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का, तो उसमें एंटीप्लेटलेट चलाई जाती है, जिसमें क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन जो है 1 वीक के लिए दी जाती है, ठीक है, 2 एंटीप्लेटलेट। और ब्लड प्रेशर जो है बीपी बढ़ा हुआ तो उसको कम करने की जाएगी, उसके लिए ब्लड प्रेशर ड्रग जो है उसको दी जाती है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि एक नया रिसर्च आया, हाल ही में अभी पढ़ा था, तो उसमें ये बोला गया ना, जो बीपी के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर पर यदि बीपी की गोली जैसे कि टेमिसॉर्टेन, एम्लोडिपिन, ये सब चीज खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर उनका मेंटेन रहता है। पर यदि उसको छोड़ते हैं तो एक समय एक ऐसा आता है कि ना सबसे अधिक स्ट्रोक होने के चांसेस उन्हीं को बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये नया रिसर्च था, सोचा मैंने आपको बता दूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। इनका मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो कि ये इस इजी लैंग्वेज में है, और ऐसा मैनेजमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।